हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं जो हमारे पास टॉपिक है उसमें जो दो सब टॉपिक्स जो हमारे पेंडिंग रहते थे, जिसमें हमारे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड सेकंड जो टॉपिक इसमें रहता है दैट इज़ हेमेटोपोइसिस। तो आज हम इसमें देखते हैं जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जिसमें हम मेनली हम अब देखेंगे दो टाइप्स दैट इज़ इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो जैसे कि इससे पहले एक लेक्चर इस पे हुआ भी था दैट इम्यूनिटी, कि हम इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। दैट इज़ इट इज़ सिंपली, ये क्या है, इट इज़ ए रेजिस्टेंस, जो हमारी बॉडी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वायरस हो या कोई बैक्टीरिया हो या कोई माइक्रो पैरासाइट हो या मैक्रो पैरासाइट हो। तो उनके अगेंस्ट जो हमारे बॉडी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, दैट तो हम उसे क्या कहते हैं, दैट इज़ नॉन एज इम्यूनिटी। ठीक है ना। और जो इम्यूनिटी इट्सेल्फ, इम्यूनिटस जो वर्ड है दैट मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डिजीजेस। सो it's simply defined as a resistance that is offered by the body against any microorganism or the foreign particle that try to enters our body। ठीक है। सो इम्यूनिटी की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी और सेकंड इज़, एक है इन्नेट इम्यूनिटी एंड सेकंड इज़ द एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी। जो इन्नेट इम्यूनिटी है, आप सिंपली ये चीज़ याद रखें कि इन्नेट जो है दैट इज़ व्हाट, इन्नेट का जो मीनिंग है दैट इज़, अगर इन्नेट की आप मीनिंग देखो तो इन्नेट इज़ व्हाट, इन और नेट, अगर हम इस वर्ड को अलग करके देखते हैं तो क्या होता है, इन्नेट। नेट हो गया, नेट मीन्स व्हाट, बर्थ। ठीक है ना। नेट हो गया बर्थ एंड इन हो गया मीन्स बॉडी। ठीक है ना। सो इन्नेट इम्यूनिटी हुआ क्या, इन्नेट इम्यूनिटी जो हुआ दैट इज़ ए टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट इज़ प्रेजेंट विद इन द बॉडी बाय बर्थ। मीन्स इन्नेट जो इम्यूनिटी जो होता है बाय बर्थ हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। दैट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। ठीक। एंड सेकंड जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है, दैट इज़ एक्वायर्ड। इसको हम एक्वायर करते हैं किस टाइम पे, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ। ठीक है ना। मतलब लाइफ की किसी न किसी टाइम पे जब आप व्हेन यू कम्स इन कंटेक्ट विथ एनी एंटीजन और एनी फॉरेन पार्टिकल लाइक वायरस और बैक्टीरिया और एनी अदर, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, जो हमारी बॉडी है वो एक इम्यूनिटी एक्वायर करती है। ठीक है ना। तो उस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। सो पिछली जो लेक्चर में हुआ, पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में भी। सो इसमें आप देखें कि इन्नेट इम्यूनिटी में थोड़ा सा ग्राफिकल दिखाते हैं ताकि चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है। तो ग्राफिकली अगर हम देखते हैं, ठीक, तो आप यहाँ पे देखें, हमारे पास क्या है, दो टाइप्स की इम्यूनिटी है। फर्स्ट इज़ द इन्नेट इम्यूनिटी एंड सेकंड इज़ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक। सो इन्नेट इम्यूनिटी में क्या आता है हमारे, दैट इज़ इन्नेट इम्यूनिटी में जो फर्स्ट लेक्चर में, इम्यूनो के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि 3 लाइन और डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। ठीक है ना। तो उसमें हमने फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन देखा था। फर्स्ट लाइन में हमने क्या देखा था, फर्स्ट लाइन में हमने देखा था जो एक्सटर्नल डिफेंसेस। ठीक है ना। फर्स्ट लाइन में हमने देखा था एक्सटर्नल डिफेंसेस जो होता है दैट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म। जो इंटरनल डिफेंसेस होता है, ठीक है ना, वो सेकंड लाइन के थे, और जो एक्वायर्ड थे दैट वाज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म में आता है। ठीक है। सो जो एक्सटर्नल इंटरनल डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो इन्नेट में आता है, और जो एक्वायर्ड है दैट इज़ द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म विद इन द बॉडी। ठीक है। कि हमारे बॉडी में मेनली 3 लेयर ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। सो फर्स्टली हम देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी मीन्स, ठीक है ना। इन्नेट इम्यूनिटी में सबसे पहले ये चीज़ याद रखें कि इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होता है, जो रेस्पॉन्स होता है, रेस्पॉन्स
रेस्पॉन्स जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, रेस्पॉन्स जो रहता है दैट इज़ ब्रॉड रेंज ऑफ माइक्रोब्स के लिए क्या रिस्पॉन्ड रहती है। मीन्स जो अगर हम एक्वायर्ड की बात करें तो जो इनकी रिस्पॉन्स होता है वो स्पेसिफिक रहता है। मीन्स किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। बट इननेट की जब हम बात करते हैं तो इसकी जो रेस्पॉन्स जो होता है वो स्पेसिफिक नहीं रहता है। मीन्स वो जनरलाइज एक रिस्पॉन्स होती है, ठीक है। और एक ब्रॉड रेंज और जो माइक्रोब्स या जो एंटीजन्स एंटर करती है, ठीक है ना, तो वाइड रेंज एक वाइड रेंज के माइक्रोब्स जो एंटर करे, ठीक है ना, तो उनके लिए भी उन सारों के लिए एक ही रिस्पॉन्स होता है। बट कंपैरेटिव टू इन्नेट इम्यूनिटी जो एक्वायर्ड है उसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो बिल्कुल स्पेसिफिक रहती है, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं एक्सटर्नल में क्या आता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल रिस्पॉन्स में अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल इन्नेट इम्यूनिटी में दो चीज़ें आता है। फर्स्ट इज़ द इन्नेट में दो चीज़ें आ गई, दैट इज़ द एक्सटर्नल डिफेंस एंड द सेकंड इज जो है वो हमारे क्या है, इंटरनल डिफेंस। नाउ फर्स्टली आप देखते हैं एक्सटर्नल डिफेंस के बारे में, ठीक। एक्सटर्नल डिफेंस में हमने पहले भी क्लास में जब ऑफलाइन क्लासेस होते थे तो हमने उसमें देखा था, उसमें हमने पढ़े भी थे कि जो उसमें जो एक्सटर्नल डिफेंसेस में कौन कौन से चीज़ें आता है, दैट इज़ फर्स्ट इज़ द स्किन, ठीक है ना। फर्स्ट इज़ द स्किन, क्योंकि जो स्किन है वो हमारे बॉडी के सबसे क्या होता है, आउटर पार्ट है जो एनवायरनमेंट के साथ में क्या है, कांटेक्ट में है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कोई भी एंटीजन या कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो एंटर करेगा तो सबसे पहले वो किसके कांटेक्ट में आता है, स्किन में आता है, ठीक है ना। तो इसी तरह जो एक्सटर्नल डिफेंसेस में एक हमारे स्किन आए, सेकंड जो म्यूकस मेम्ब्रेन दैट इज़ प्रेजेंट, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मेनली वो पार्ट्स जहाँ पे स्किन नहीं होता, लाइक द ओपनिंग्स, जैसे हमारे नेज़ल पोर्शन में, ठीक है ना, जो हमारे बकल कैविटी है, ठीक है, तो जैसे हमारे आइज़ है, ठीक है, तो उनमें क्या होता है जहाँ पे स्किन से कवर्ड नहीं हो, वो पार्ट जहाँ पे स्किन से कवर्ड नहीं हो वहाँ पे हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उन पार्ट्स में, ठीक है ना, विच कंटेन द म्यूकस, और जो हमें क्या करती है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो थर्ड इज़ द सिक्रीशंस, जो सिक्रीशंस हमारे म्यूकस जो है सिक्रीट करती है, ठीक है ना, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स जिनमें प्रेजेंट होता है सिक्रीशंस में, जैसे हमारे टीयर्स है, ठीक है ना, जो हमारे स्वेट्स हैं, ठीक है, तो उनमें जो क्या होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होता है जो अल्टीमेटली एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक। नाउ इंटरनल डिफेंस की जब हम बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी में, जब हम सेकंड थिंग इज़ फर्स्ट थिंग आया एक्सटर्नल डिफेंस इन्नेट में, सेकंड आया इंटरनल डिफेंस। अब इन्नेट में जो इंटरनल डिफेंसेस है उसमें क्या क्या आता है, दैट इज़ द फेगोसाइटिक सेल्स। सबसे पहले फेगोसाइटिक सेल्स, ठीक है, जो फेगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है ना, मेनली सेल ईटिंग प्रोसेस करते हैं, जिसमें हमारे मैक्रोफेजेस आता है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स वगैरह आता है ऐसे। तो इंटरनल डिफेंस में सेकंडली हमारे क्या आता है, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स, जो मैंने पढ़ा भी था और पढ़ाया भी था जी, कि जो हमारे स्किन पे प्रेजेंट होता है, मेनली द एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, वो इंटरनल डिफेंस में आता है। एंड थर्ड इज़ द इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, जो हमारे बॉडी में एक रेस्पॉन्स प्रोवाइड करती है जब कोई बैक्टीरिया एंटर करती है, तो एक किस्म का एक इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो रेस्पॉन्स प्रोवाइड करती है, ठीक, तो एक इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में जो राइज होती है, दैट इज़ ऑल्सो एन डिफेंसिव मैकेनिज्म, और वो इंटरनल डिफेंस में आता है, ठीक है। और जो एनके सेल्स जो हमने पढ़ा भी था द टाइप्स ऑफ सेल्स में, तो दीज नेचुरल किलर सेल्स दीज आर द पार्ट ऑफ इंटरनल डिफेंसेस, ठीक। नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में थर्ड, जब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो रिस्पॉन्स जो होता है वो बिल्कुल स्लो होता है, ठीक है, रिस्पॉन्स जो होता है वो बिल्कुल स्लो है एंड स्पेसिफिक रहता है, ठीक। और उसमें जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो रेस्पॉन्स होता है मेनली क्या होता है, ह्यूमेरल रिस्पॉन्स मेनली प्रोवाइडेड बाय द बी सेल, ठीक है ना, जिसे जो हमने देखा था बी सेल आफ्टर द प्रोलिफरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन, ये किस क्या बन जाता है, प्लाज्मा सेल बन जाता है, ठीक है। फिर ये प्लाज्मा सेल जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, ये प्लाज्मा सेल जो है, ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। तो मेनली जो बी सेल है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है, ठीक है। और
सेकेंडली एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक आ गया ह्यूमरल रिस्पॉन्स, एंड सेकंड आता है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में, यानी साइटोटॉक्सिक जो लिम्फोसाइट्स यानी जो टी सेल्स जो हमने पढ़े थे, ठीक है ना, इसमें किसका आता है, बी सेल्स और मेनली टी सेल्स का रोल आता है किसमें, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। सो व्हेनेवर जब भी कोई इन्वेडिंग माइक्रोब्स या कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, तो सबसे पहले ये किसके कंटेक्ट में आया, एक्सटर्नल डिफेंस के, यानी यहाँ पे एक्सटर्नल डिफेंस के कंटेक्ट में आया, ठीक है ना, या ये स्किन के कंटेक्ट में आएगा, ठीक, अगर स्किन से एंटर करता है, फिर उसके बाद ये म्यूकस मेम्ब्रेन के कंटेक्ट में आएंगे, फिर बाकी जो सिक्रेशंस होते हैं उनके कंटेक्ट में आएंगे, ठीक। जब तो सबसे पहले तो जो एक्सटर्नल डिफेंसेस है वो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, बट अगर ये इन एक्सटर्नल डिफेंसेस को क्या करते हैं, ओवरकम कर जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद है सेकंडली हमारे पास क्या है, दैट इज़ द इंटरनल डिफेंसेस, मीन्स स्किन में जब एंटर किया तो उसके अंदर क्या है, फेगोसाइटिक सेल्स है, ठीक है ना, उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स है, उसमें एक रिस्पॉन्स है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी इन्फ्लेमेशन डेवलप होना, ठीक है ना, ये नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। तो ये जो इंटरनल डिफेंस है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक। बट यहाँ से भी जब ये पैथोजन यहाँ से भी जब ये ओवरकम कर जाता है, ठीक है ना, फिर ये एंटर करके जब स्किन से एंटर करने के बाद ये कहाँ पे पहुँच जाता है, विद इन द ब्लड या विद इन द टिश्यूज़ जब पहुँच जाते हैं टिश्यूज़ में, तो उस टाइम पे हमारे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो उसमें मेनली जो हमारे बी सेल्स है उनका रोल होता है, दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दिस पैथोजन, या हमारे टी सेल्स जिसमें क्या होता है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ठीक है ना, जो टी सेल्स है दैट विल प्रोड्यूस द इंटरल्यूकिन्स, और वो प्रोड्यूस करेंगे और इस पैथोजन को यानी इस इन्वेडिंग माइक्रोब को या एंटीजन को जो एंटर किया हमारे बॉडी में उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है ना, या उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और एलिमिनेट कर देंगे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। सो दिस इज सिंपल चार्ट शोइंग द इन्नेट इम्यूनिटी एंड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। सो नेक्स्टली अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं जो ये डायग्राम है, ठीक है, ये इसमें क्या शो करता है, सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी जो है इसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही एक रैपिड रिस्पॉन्स होता है, यानी 0 to 6 आवर्स में या 12 आवर्स में विद इन ए डे जो रिस्पॉन्ड होगी वो हो जाएगा जल्दी, ठीक। बट हम यहाँ तक आप देखें, दिस इज़ अप टू दिस, यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द इन्नेट इम्यूनिटी, मीन्स 0 to 6 आवर्स में, यहाँ पे आप देख सकते हो 0 to 6 आवर्स में जो ये सेल से ये रिस्पॉन्ड करके जितना हो सके एक रैपिड रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगी, ये है इन्नेट इम्यूनिटी शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, दिस इज इट शोज़ द एडेप्टिव इम्यूनिटी शो कर रही है, ठीक है ना। एडेप्टिव इम्यूनिटी में बट जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में बताया कि इट गिव्स ए स्लोअर रिस्पॉन्स, मतलब जो इसमें रिस्पॉन्ड जो होता है, ठीक है ना, वो एक स्लो रिस्पॉन्ड होता है, यानी जब स्लो रिस्पॉन्ड हुआ तो उस टाइम पे क्या होगा, इट टेक्स, ये कितना टाइम लेता है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे जब एंटीजन जब यहाँ पे कोई माइक्रोब यहाँ से एंटर करता है, ठीक है, तो ये बी सेल्स, यहाँ पे बी सेल्स अपना रोल कर रहा है, ठीक है ना, बी सेल का रोल है, और यहाँ पे क्या है, टी सेल का रोल है, ठीक है। तो ये बी सेल और टी सेल मेनली क्या अडेप्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये बी सेल जब एंटीजन के, ये बी सेल जब ये बी सेल कंटेक्ट में आएंगे किसके, इस एंटीबॉडी के कंटेक्ट में आया, ठीक है ना, सॉरी, ये बी सेल जो है जब इस एंटीजन के कंटेक्ट में आता है फिर उसके बाद ये प्रोलिफरेट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, दीज आर द एंटीबॉडीज़, ये जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है वो क्या है, एंटीबॉडीज़ है दैट आर प्रोड्यूस अगेंस्ट दिस एंटीजन। जो ये येलो कलर का है वो क्या है, दिस इज़ द फॉरेन पार्टिकल और द एंटीजन। तो इस बी सेल्स को प्रोलिफरेशन करने में, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट होने में, ये पहले क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट होके बी सेल से ये पी सेल बनेंगे, यानी प्लाज्मा सेल बनेंगे।
फिर उसके बाद ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। मीन्स तब तक इट टेक्स, मतलब बी सेल से डिफ्रेंशिएट होने के बाद फिर ये पी सेल बनता है, प्लाज्मा सेल, फिर उसके बाद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। तो जो ये प्रोसेस है इट्स ए स्लो प्रोसेस, मीन्स इसमें टाइम लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप ड्यूरेशन को, टाइम ड्यूरेशन को आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप टाइम ड्यूरेशन देख सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए 1 to 3 days 4 5 days मीन्स अप टू 5 days या 5 days या 7 days होता है कि जो हमारी एक्टिव या दिस एडाप्टिव इम्यूनिटी को रिस्पॉन्ड करने में, ठीक। सो ये हुआ टाइम ड्यूरेशन के बारे में। नाउ व्हेन एवर जब यहाँ पे कोई माइक्रोब एंटर करता है, ठीक है ना, दीज आर द एपिथेलियल बैरियर्स, यानी ये हमारी क्या है, स्किन है, ठीक है। तो जब तो these skins are what, these are the example of innate immunity, these are the barriers, ठीक है ना, जो हमें बाय बर्थ हमारे बॉडी में प्रेजेंट है और एक इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर ये माइक्रोब एंटर कर जाता है स्किन से, तो ये कहाँ पे आया, स्किन से एंटर करने के बाद, स्किन से एंटर करने के बाद ये आया जब ये एंटर करते हैं तो विद इन स्किन क्या है, हम हमारे स्किन में दीज ज़्यादा फेगोसाइट्स जो प्रेजेंट है उसमें, ठीक है ना। तो फेगोसाइट जो है वो इनको क्या करेंगे, जितना हो सके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, न्यूट्रलाइज करने। फिर उसके बाद जो फेगोसाइट्स है ये इनको क्या करेंगे, जितना हो सके इनको बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कंप्लीमेंट सिस्टम है हमारे, जो आपके थर्ड यूनिट में आप पढ़ेंगे। और जो एनके सेल्स है हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो एनके सेल्स है, ठीक है ना, ये इनको क्या करेंगे, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है ना, ये इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द सरफेस एंटीबॉडीज़, जो इम्यूनोग्लोबिन इनकी सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द इन्नेट इम्यूनिटी में किस तरह के सेल्स, ठीक है ना, ये कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर उसके बाद जब अडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये बी सेल्स हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या है, मेनली बी सेल्स, और बी सेल जो है वो ह्यूमरल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगी। और जो टी सेल्स है, ठीक है ना, दिस आर व्हाट द टी सेल्स, ठीक, वो क्या करेंगे, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्ड प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। तो ये बी सेल जब कोई माइक्रोब जो है, जो येलो कलर का है, कोई माइक्रोब जब बॉडी में एंटर किया, ठीक है, तो इसके कंटेक्ट में आने के बाद जो बी सेल्स है यहाँ पे क्या हो जाता है, ये प्रोलिफरेट हो जाता है। फिर उसके, ठीक है ना, फिर उसके बाद ये क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनता है, प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, ठीक है ना। और ये प्लाज्मा सेल जो है ये इन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट दिस पैथोजन, ठीक है ना, या इस एंटीजन के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, किसमें, अडेप्टिव रिस्पॉन्ड में, ठीक है ना, अडेप्टिव इम्यूनिटी में। नाउ जब टी सेल्स की बात करते हैं, ठीक, टी सेल जो है व्हेन इट कम्स इन कंटेक्ट विद द एंटीजन, फिर उसके बाद जो ये टी लिम्फोसाइट जो है ये भी प्रोलिफरेट करेंगे, ठीक है। तो टी सेल्स का मैंने पहले भी बताया है। फिर उसको प्रोलिफर करने के बाद ये इफेक्टर सेल्स बनते हैं, ठीक है ना। इफेक्टर सेल्स बनने के बाद ये क्या करते हैं, या किसी केस में ये इंटरल्यूकिन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, ठीक है ना। बट इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस करते हैं जो विच आर द सेल्स मीडिएटर, ठीक है ना, जो क्या है, इम्यून मीडिएटर। तो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स से या इसमें टी इफेक्टर्स टी सेल बनेंगे, ठीक है ना, या जो जिसमें हमारे क्या क्या आता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल या हेल्पर सेल आते हैं, ठीक है। तो वो जो है हेल्पर सेल हेल्प करेंगे उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने में, या जो साइटोटॉक्सिक सेल है वो उस एंटीजन को क्या कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स विद इन द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्ड एंड इन्नेट इम्यूनिटी में जो रिस्पॉन्ड करती है हमारे सेल्स, या जो हमारे स्किन जो होता है, जो बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, ठीक। नाउ जैसे कि अगर आप स्पेसिफिक डिफरेंसेस की बात करते हो किसमें, इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है,
ये चीज़ मैंने पिछले एक लेक्चर में भी दिया हुआ है, बट इसमें थोड़ा सा क्या है, चीज़ें डायग्रामेटिक था, तो मैं फिर से आप लोगों को ये चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो डिफरेंसेस की अगर आप बात करें तो किसमें, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है। तो मेनली ये चीज़ आप इस तरह से चीज़ों को इसीलिए आप याद रखोगे, ठीक है ना, याद भी रख सकते हो कि इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होता है। सबसे पहले आप देखें, इन्नेट इम्यूनिटी में जो रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन जो है, दैट एन इंडिविजुअल, ठीक है ना, एन इंडिविजुअल पोजेस सिंस बर्थ, ठीक है ना, मीन्स जो इन्नेट इम्यूनिटी है बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। तो जैसे हम स्किन के एग्जांपल लेते हैं, ठीक, तो योर बॉडी, ठीक है ना, वो जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सिंस बर्थ, मीन्स जब आपकी बर्थ हो तब से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना शुरू कर देती है, ठीक। बट जब एक्वायर्ड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्वायर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, मीन्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, मतलब बर्थ बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होता, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम जब किसी एंटीजन से या किसी पैथोजन के कंटेक्ट में आता है, उस टाइम पे ये जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है वो एक्वायर हो जाती है, ठीक है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी से याद ही रखें कि दीज आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ठीक। नाउ इम्यून रिस्पॉन्स ऑकर इम्यूनेट्स, अब जो इन्नेट है, ठीक है ना, इन्नेट जो है वो क्या होता है, उनकी जो रेस्पॉन्स होता है वो इन मिनट्स, मीन्स रैपिड है इनकी रिस्पॉन्स, ठीक है ना। एंड सेकेंडली इम्यून रिस्पॉन्स ऑकर इन डेज। अब जब एक्वायर्ड की आप बात करते हैं उसमें क्या लगते हैं, कुछ दिन लगते हैं, जैसे कि डायग्राम में मैंने बताया, मीन्स इट टेक्स अबाउट 7 to 10 डेज, मीन्स 5 to 10 डेज जो इसकी ड्यूरेशन है वो डेज में है, ठीक है ना, बट इन्नेट की जो है वो मिनट्स में है। नाउ प्रियर टू एक्सपोजर टू द एंटीजन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जो इन्नेट इम्यूनिटी की जो ये प्रोटेक्शन है, जो इसकी डिफेंसिव मैकेनिज़्म है, उसको एक प्रियर एक्सपोजर, यानी एंटीजन अगर फर्स्ट टाइम भी एंटर करे तो उस टाइम भी ये क्या करेंगे, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। इसको मतलब एक प्रियर एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं होता किसी एंटीजन की, बट जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो डेवलप कब होता है, फॉलोइंग द एंटीजेनिक एक्सपोजर, ठीक है ना। तो जब भी कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा तभी जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो डेवलप होगा, लेकिन इन्नेट में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, ठीक है ना। सो एंड जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो क्या है, उसकी डाइवर्सिटी लिमिटेड है, ठीक है ना, मीन्स एक्ट थ्रू ए रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है ना। और एक्वायर्ड जो है वो मोर वेरिड है एंड स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स होता है, ठीक है ना। उसमें जो रेस्पॉन्ड होता है एक्वायर्ड में वो बिल्कुल स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है। नाउ अगर आप बात करें मेमोरी की, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ व्हाट इन दिस, मेन जो डिफरेंस है दैट इज़, एक तो है रैपिड रिस्पॉन्ड होता है इसमें, ठीक है ना, एक्वायर्ड में, और दूसरा क्या होता है, मेमोरी फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये चीज़, दीज आर द मेन टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपने याद रखना है, ठीक है। जो इम्यूनोलॉजिकल इन्नेट में जो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी रिस्पॉन्स है एब्सेंट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इन्नेट में जो मेमोरी है, मेमोरी फॉर्म होता ही नहीं है, ठीक है ना, मेमोरी रिस्पॉन्स होता ही नहीं है। बट एक्वायर्ड की अगर आप बात करें, जो मेमोरी रिस्पॉन्स जो है वो हमेशा प्रेजेंट, यानी मेमोरी सेल उसमें क्या होते हैं, फॉर्म होंगे। ये मैंने आपको क्लास में बताया था, उसमें मेमोरी सेल बनेंगे जो आपके बॉडी में कहाँ पे, विद इन द सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में ये स्टोर रहेंगे, ठीक है ना, फॉर। और इसकी अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो दैट इज़ नियरली अबाउट 20 to 25 ईयर्स ये इनकी लाइफ स्पैन होती है, और विल एक्ट एज ए मेमोरी, ठीक है ना, फॉर द सेकेंड एक्सपोजर, ठीक है। नाउ जो इन्नेट इम्यूनिटी है, ठीक, अब उसकी अगर आप बात करें तो दैट इज़ व्हाट रेस्पॉन्ड टू द माइक्रोबियल एंटीजेंस दैट आर नॉट स्पेसिफिक टू सम माइक्रोब, ठीक है ना, मीन्स इनकी जो रिस्पॉन्स होती है वो क्या होता है, ठीक है, वो स्पेसिफिक नहीं रहता है, ठीक है ना। दे रिस्पॉन्ड टू द माइक्रोबियल एंटीजन दैट आर नॉट स्पेसिफिक टू सम माइक्रोब, ठीक है, और अदर शेयर्ड बाय मैनी माइक्रोब्स में, उनमें जो रिस्पॉन्ड होता है वो बिल्कुल जनरलाइज होता है। कोई भी एंटीजन एंटर करेंगे उनके अगेंस्ट
क्या होगा, रिस्पॉन्ड होगा, ठीक। बट एक्वायर्ड की अगर आप बात करो उस टाइम उसमें क्या होता है, जो एक स्पेसिफिक माइक्रोबियल एंटीजन में मतलब जो एंटर करता है उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्ड होती है, ठीक है ना। नाउ एक चीज़ और कि इसमें होस्ट सेल रिसेप्टर्स आर नॉन स्पेसिफिक, जो होस्ट सेल पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो नॉन स्पेसिफिक होता है। यानी उस वजह से जो रिस्पॉन्ड जो होता है वो जनरलाइज होता है। लेकिन एक्वायर्ड में क्या होता है, होस्ट सेल रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक, ठीक है ना। जो टी सेल और बी सेल पे जो रिसेप्टर्स होता है वो बिल्कुल क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है ना, जैसे बी सेल्स और टी सेल की अगर आप बात करें, ठीक। So these are the certain differences between innate and acquired immunity. अब हम डिफरेंसेस किस में, कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है ना, कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो इन्नेट इम्यूनिटी में क्या है, मेनली इन्नेट इम्यूनिटी में जो एनाटॉमिकल बैरियर्स की अगर बात करें, ठीक है ना, वो क्या है मेनली इन्नेट इम्यूनिटी में, दैट इज़ वन स्किन एंड अदर इज़ द म्यूकोजा, ठीक है ना, दीज आर द एनाटॉमिकल बैरियर्स, ठीक है। लेकिन फिजियोलॉजिकल इसमें क्या होता है, कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स भी होते हैं जो हमारे बॉडी टेम्परेचर वगैरह हैं, ठीक है ना, जब वो नॉर्मल रहता है उस वजह से क्या होता है, बहुत से जो माइक्रोब्स की उनकी ग्रोथ कम होती है, ठीक है ना। तो उस तरीके से क्या एक फिजियोलॉजिकल बैरियर भी होता है, ठीक है। इन्नेट में क्या होता है, जो फेगोसाइट्स प्रेजेंट होता है, न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक। फिर उसके बाद कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो NK सेल्स, दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। और इसमें जो क्या होता है, सेल्स बिसाइड NK सेल, इसमें क्या है, मास सेल है, ठीक है, डेंड्राइटिक सेल है, ठीक है। और बिसाइड दिस जो कंप्लीमेंट पाथवेज इसमें एक्टिवेट जो होता है, जैसे जो अल्टरनेट पाथवे है एंड मानोस बाइंडिंग पाथवेज, दीज आर द पाथवेज विच आर एक्टिवेटेड एंड आर इंक्लूडेड इन इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डिटेल में अब हम पढ़ेंगे किसमें, थर्ड यूनिट में, इसमें जो पाथवे से इसके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल आप ये चीज़ें याद रख लेना। और इसमें क्या है, कंपोनेंट की अगर बात करें तो कुछ नॉर्मल रेजिडेंट फ्लोरा भी उसमें प्रेजेंट है, मीन्स दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ प्रेजेंट विद इन द बॉडी, ठीक है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मेनली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ एक्वायर्ड में अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, ठीक है, तो मेनली इसमें हमने तो बहुत सारी चीज़ें देखा, मीन्स एनाटॉमिकल बैरियर्स है, स्किन है, म्यूकोजा है, ठीक है, या कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स भी है, ठीक। सेल्स में अगर बात करें तो फेगोसाइट्स है, नेचुरल किलर सेल्स है, ठीक। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्नेट इम्यून सिस्टम। लेकिन अगर आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अगर कंपोनेंट्स की बात करते हो, किसमें, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, तो आपको स्पेसिफिक सी ये चीज़ें रखना है कि याद रखना है कि इसमें मेनली हमारे टी सेल हैं और बी सेल हैं, ठीक है ना। बी सेल जो प्लाज्मा प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती है, और टी सेल जो है वो एक साइटोटॉक्सिक मतलब साइटोटॉक्सिक सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। नाउ उसके बाद अगर कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो इसमें कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी प्रेजेंट है, कुछ साइटोकाइंस भी प्रेजेंट है, ठीक है ना, क्लासिकल कंप्लीमेंट पाथवेज भी प्रेजेंट है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स, ठीक है ना, साइटोकाइंस जिसके बारे में मैंने बताया भी है, दीज आर द इम्यून मीडिएटर्स, ठीक है ना, जैसे इंटरल्यूकिन 2, 4 एंड 5 या इंटरफेरोन गामा, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना। नाउ अब हम थोड़ा सा क्या देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी की जब हम बात करें, ठीक। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी को, ठीक है ना। इन्नेट इम्यूनिटी इज़ द इनबॉर्न रेजिस्टेंट अगेंस्ट इन्फेक्शंस that an individual possesses right from the birth due to his genetic और constitutional makeup। ये चीज़ आपने याद रखना है। इन्नेट जो है ये इम्यूनिटी जो है वो इनबॉर्न होता है, ठीक है ना, एक इनबॉर्न रेजिस्टेंस है हमारे बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ठीक है ना। और वो स्पेसिफिक नहीं, एक जनरलाइज्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। एंड दैट इज़ प्रेजेंट सिंस बर्थ, मीन्स बाय बर्थ जो है ये इम्यूनिटी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ अगर आप फीचर्स की बात करें तो, ठीक है ना, मेनली इसमें फीचर्स की हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें हैं,
एक्ट इन मिनट्स, यानी इसकी जो रिस्पॉन्ड होता है वो रैपिड होता है। एक प्रियर माइक्रोबियल एक्सपोजर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी एक प्रियर जो एंटीजन है वो बॉडी में फर्स्ट टाइम पे एंटर करा तो ये रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है ना। तो मतलब एक अर्लियर यानी प्रियर एक एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं है किसी भी एंटीजन की, ठीक। इसकी डाइवर्सिटी जो है वो लिमिटेड है, और ये क्या है, इसकी जो रिस्पॉन्ड है वो नॉन स्पेसिफिक है, यानी एक जनरलाइज्ड है, ठीक है ना। कोई भी बैक्टीरिया एंटर करे, कोई भी एंटीजन एंटर करे तो उनके अगेंस्ट एक जनरलाइज रिस्पॉन्ड प्रोवाइड करेगी। एंड यहाँ पे ये चीज़ है कि एंड नो मेमोरी इज़ फॉर्म्ड इन इनेट इम्यूनिटी, यानी जिस तरह एक्वायर्ड इम्यूनिटी में 20 मेमोरी सेल्स फॉर्म होता है फ्रॉम कुछ बी सेल्स और टी सेल्स के, वो चीज़ इसमें नहीं होता, ठीक है ना। दैट दिस इज़ व्हाट इनेट इम्यूनिटी, ठीक। नाउ अगर हम टाइप्स की बात करें इनेट इम्यूनिटी की, ठीक है ना, तो इनेट की भी क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होता है, ठीक। टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी की अगर बात करें दैट इज़ स्पीशीज़ इम्यूनिटी, ठीक है ना। ये स्पीशीज़ इम्यूनिटी क्या होता है अब, तो सेकंड उसमें क्या है, रेशियल इम्यूनिटी, एंड थर्ड इज़ द इंडिविजुअल इम्यूनिटी, ठीक। अब स्पीशीज़ इम्यूनिटी, यानी अगर आप स्पीशीज़ इम्यूनिटी को अगर आप एक्सप्लेन करो तो कैसे करेंगे, ये क्या है, ये एक इनेट इम्यूनिटी है वर्ड टुवर्ड्स ए माइक्रोब, ठीक है ना। इनेट इम्यूनिटी है अगेंस्ट टुवर्ड ए माइक्रोब, ठीक है, एग्जिबिटेड बाय ऑल द मेंबर ऑफ ए गिवन स्पीशीज। मीन्स ये जो स्पीशीज इम्यूनिटी जो होता है ये एक इम्यूनिटी है बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ एक मतलब एक स्पेसिफिक जो स्पीशीज़ होता है, ठीक है ना, उसमें ये क्या रहता है, ये एग्जिबिट करते हैं। एक स्पीशीज मतलब कुछ ही स्पीशीज़ जो है वो इसको एग्जिबिट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे बैसिलस एंथ्रेसिस जो फ्रॉक्स होते हैं, यानी जो फ्रॉक्स होते हैं वो बैसिलस एंथ्रेसिस जो है एक बैक्टीरिया है, उसको क्या होता है, ये रेजिस्टेंट होता है, ठीक है ना। जो फ्रॉक्स होता है वो रेजिस्टेंट होता है। हाउएवर अगर हम कुछ टॉड्स को देखें, ठीक है ना, वो क्या रहता है, वो ससेप्टेबल रहता है। मीन्स उनमें जो इन्फेक्शन के चांसेस किसके, बैसिलस एंथ्रेसिस के चांसेस जो है वो मैक्सिमम रहता है, लेकिन फ्रॉक्स में नहीं रहता। मीन्स एक स्पीशीज स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होता है, ठीक है ना। तो उस तरह की इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज इम्यूनिटी। अब सेकंड टाइप अगर बात करें तो रेशियल इम्यूनिटी, यानी रेस, रेशियल हो गया रेस से जो डेवलप होता है, ठीक है ना। मीन्स कुछ इम्यूनिटी जो है वो कुछ रेसेस में ये इम्यून होता है किसी डिजीज़ को, और कुछ जो रेसिस होता है वो ससेप्टेबल रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अमेरिका की बात करें तो उसमें जो अफ्रीकन्स होता है यानी नेग्रोस होता है, ठीक है ना, उनमें जो अफ्रीकन्स होता है और उसमें जो नेग्रोस है, ठीक है ना, वो क्या होता है, उनमें जो ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस है इनमें मैक्सिमम रहता है, किसमें, नेक्रोसिस में, देन वाइट्स। यानी अमेरिका में जो नेक्रोस होता है, जो ब्लैक पीपल होता है, उनमें टीबी के जो चांसेस जो है वो ज़्यादा रहता है देन वाइट्स, यानी वाइट से ज़्यादा उनमें टीबी के जो डिजीज़ होता है वो मैक्सिमम होता है। तो उस वजह से क्या होता है, जो इम्यूनिटी जो है वो मेल्स में ये जो इम्यूनिटी हो अगेंस्ट द टीबी वो डेवलप हुआ होता है, और जो नेक्रोज जो होता है वो ससेप्टेबल होता है, उनमें चांसेस मैक्सिमम होता है। और इस तरह की जो इम्यूनिटी है, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, उसको हम क्या कहेंगे, रेशियल इम्यूनिटी, ठीक। नाउ इंडिविजुअल इम्यूनिटी इज़ व्हाट एंटी माइक्रोबियल डिफरेंस मैकेनिज्म दैट आर कंफाइंड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है ना, मे नॉट बी एग्जिबिटेड बाय अदर्स, ठीक है ना, ठीक। तो ये इंडिविजुअल इम्यूनिटी क्या है, जैसे आप इंडिविजुअल से ही इस चीज़ को आप ये कर सकते हो कि दिस आर व्हाट दिस इंडिविजुअल इम्यूनिटी इज़ अ काइंड ऑफ इम्यूनिटी जो विच आर कन्फाइंड विद इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, इंडिविजुअल में ही होता है, ठीक है ना। यानी कोई इंडिविजुअल जो है वो किसी इन्फेक्शन को ससेप्टेबल होता है, और कोई जो होता है वो इसको इम्यून होता है। सो दीज आर व्हाट दिस उस टाइप की जो इम्यूनिटी है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल इम्यूनिटी। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है कि ट्विंस में जो चांसेस रहता है वो मैक्सिमम रहता है, ठीक है ना। तो ट्विंस जो है दैट इज़ एन एक्सेप्शन फॉर इंडिविजुअल इम्यूनिटी। अब फैक्टर्स की अगर आप बात करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करता है किसको, इन्नेट इम्यूनिटी को। अगर फैक्टर्स की आप बात करें तो सबसे पहले है एज, ठीक है ना।
विद द एज जो है, विद द एज जो ओल्ड पीपल होता है या बहुत यंग जो चाइल्ड होता है वो ज़्यादा क्या होता है, ससेप्टेबल होता है डिजीज़ के, ठीक है ना। तो दीज आर द फैक्टर, एज इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो इननेट इम्यूनिटी को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद है कुछ हार्मोन्स, ठीक है ना, एंडोक्राइन डिसऑर्डर सच एज डायबिटीज़ मिलिटस, ठीक है ना, हाइपरथायराइडिज्म या एड्रिनल डिसफंक्शन जो है वो क्या करता है, इन्हेंस द ससेप्टेबिलिटी इन्फेक्शंस, यानी कुछ जो हार्मोन्स यानी उस वजह से क्या होता है, जो इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो मैक्सिमम रहता है, ठीक है ना। अब न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, इम्यून रिस्पॉन्सेस रिड्यूस इन माल न्यूट्रिशन पेशेंट, ठीक है। जो न्यूट्रिशन भी क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से इनने आपकी इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है ना। कि अगर माल न्यूट्रिशन पेशेंट हो तो उनमें जैसे जो माल न्यूट्रिशन पेशेंट होता है उनमें जो डिजीज़ के चांसेस मैक्सिमम रहता है उनकी, क्योंकि उनकी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो रिड्यूस हुआ होता है, ठीक है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी में क्या मैकेनिज्म है, ठीक है ना, इन्नेट इम्यूनिटी की। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जैसे हमने डायग्राम में पहले भी बताया कि सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है कि जो एंटीजन है, ठीक है ना, उसकी अटैचमेंट जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंटीजन की अटैचमेंट जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, which involves the binding of surface molecule of the microorganism of to the receptors of the cells of the innate immunity means, यानी सबसे पहले तो जो माइक्रोब है यानी जो एंटीजन है वो उसका अटैच होना, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। अटैचमेंट जो है, अटैचमेंट ऑफ द एंटीजन और द फॉरेन पार्टिकल इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक। तो जो ये एंटीजन्स होता है या माइक्रोब्स होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है उन पे, उनकी सरफेस पे क्या होता है, कुछ पैटर्न्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, MAMPs यानी माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, ठीक है। माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स कहेंगे, ठीक है, MAMPs दिस, ठीक है। जो कोई भी यहाँ पे क्या है, एक एंटीजन है, ठीक है, ये हमारी क्या है, स्किन है, ठीक है ना। तो इसके सरफेस पे क्या होगा, कुछ एंटीजन के सरफेस पे कुछ प्रेजेंट होंगे, सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, MAMP बोलते हैं, यानी माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, ठीक है। जैसे उसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया की सरफेस क्या प्रेजेंट होता है, पेप्टिडोग्लाइकान प्रेजेंट होता है, या लिपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है, या टिकोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, जिनके साथ में ये, जिनको आइडेंटिफाई करते हैं, जिनके साथ में ये होस्ट के साथ में ये अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो हमने देखा माइक्रोब्स के सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, कुछ मॉलिक्यूल जिसको हमने MAMPs माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स बताया, ठीक है। उसी तरह क्या है, तो होस्ट सेल्स पे यानी, ठीक है ना, जिस पे ये माइक्रोब्स अटैक करेंगे, ठीक है ना, होस्ट सेल पे भी कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उनको हम जो किसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उन MAMPs को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है ना, जो MAMPs को क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। यानी अगर आपको ये चीज़ बता दूं तो यहाँ पे आप देखें, ये क्या है, आपका एक एंटीजन है, ठीक है, ये एंटीजन है, ठीक। इसके सरफेस पे क्या है, इसके सरफेस पे MAMP प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये अटैच होगा, जो ये एंटीजन है ये अटैच होगा किसी होस्ट के सरफेस पे, क्योंकि ये किसी होस्ट को अटैक करेंगे। इसके सरफेस पे क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, PRR बोलते हैं, ठीक है ना, PRR यानी पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं के थ्रू ये एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। सो एंटीजन यानी पैथोजन या पैरासाइट पे जो प्रेजेंट होगा उसको हम MAMPs बोलते हैं, और जो होस्ट की सरफेस पे प्रेजेंट हो उनको हम क्या बोलते हैं, PRRs यानी पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, ठीक है। सो जैसे होस्ट सेल बताएं तो फेगोसाइट्स, यानी फेगोसाइट के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो दीज आर द कंजर्व्ड रीजन्स एंड इनकोडेड बाय द जर्म लाइन जीन्स, ठीक है। नाउ
उसमें पैटर्न रिकग्निशन पैटर्न की अगर हम बात करें तो उस पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर, उसकी अगर हम किसी स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करें तो वो क्या है, टॉल लाइक रिसेप्टर TLR। ये आप TLR देखें ना, दीज आर द रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होता है किस पे, होस्ट सेल्स पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, जो MAMPs को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक। सो कंपोनेंट्स की हम अगर बात करें, ठीक है ना, इन्नेट इम्यूनिटी की, तो उसमें क्या है, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स प्रेजेंट है, ठीक है, दिस। फिर उसके बाद एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस जो किस में है, ब्लड में या टिश्यूज़ में, कंप्लीमेंट पाथवेज जो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना, इन्फ्लेमेटरी एक रिस्पॉन्ड प्रोवाइड डेवलप हो जाती हैं, माइक्रोबियल एंटोगोनिज्म यानी जो माइक्रोब्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है ना, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है ना, जो उन माइक्रोब के साथ में क्या करते हैं, उन माइक्रोब के साथ में ये compete करते हैं फॉर स्पेस और न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो उस तरह से भी ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और साइटोकाइंस, ठीक है ना, साइटोकाइंस जो दिस आर द इम्यून मीडिएटर्स एंड एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। अब हम देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी में जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह के इनके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। नाउ एनाटॉमिकल बैरियर की अगर आप बात करें तो स्किन, सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी में क्या प्रेजेंट है, स्किन प्रेजेंट है, ठीक है। स्किन का मेन फंक्शन है, ठीक है ना, ये जो माइक्रोब्स एंटर करेंगे बॉडी में उसको सबसे पहले प्रिवेंट करेंगे एंटर करने से, ठीक। या सेकेंडली वो क्या प्रोड्यूस करती है, सीबम, ठीक है ना, कंटेनिंग एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स एंड फैटी एसिड्स, ठीक है। जो ऑयल ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, जिसमें एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स एंड फैटी एसिड प्रेजेंट होती हैं जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। एंड उसके बाद क्या करती है स्किन जो है, किलिंग ऑफ द माइक्रोब्स बाय द इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स, ठीक। फिर उसके बाद अगर एंटर करती है तो उसमें क्या है, जो सेल प्रेजेंट है वो इन माइक्रोब्स को किल कर देंगे। सो दिस इज द फर्स्ट एनाटॉमिकल बैरियर दैट इज़ अवर स्किन, ठीक है ना। सेकेंडली जो है वो म्यूकस है, ठीक। म्यूकस की अगर आप बात करें तो म्यूकोजल बैरियर में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द एंट्री माइक्रोब्स, ठीक है ना। ये जो माइक्रोब्स एंटर करेगी आपकी बॉडी में, जहाँ पे स्किन प्रेजेंट, जैसे बक्कल कैविटी अगर हम बात करें तो माउथ से एंटर करती है तो उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, वो क्या करेंगे, म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे और उस माइक्रोब को ये ट्रैप करेंगे, ठीक है ना। नाउ सीलिया जो हमने पहले भी पढ़ा था, सीलिया प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। वो अगर कोई माइक्रोब हमारे नेज़ल पोर्शन से, नेज़ल कैविटी से अगर ये चला जाता है तो ये जो सीलिया है वो उनको क्या कर देंगे, प्रोपल कर देंगे आउटसाइड की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्मल फ्लोरा मींस दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। नाउ सेकेंडली अगर हम बात करें, दीज वर द फिजिकल बैरियर। फिर उसके बाद है फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। उसमें है सबसे पहले टेम्परेचर, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर है, ये भी क्या है, एक किस्म का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, ठीक है। कैसे क्या है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो क्या करेगा, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सम माइक्रोब्स, मीन्स जो एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर आपकी बॉडी के मेंटेन रहता है तो जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो इनहिबिट होगी, मीन्स यानी ग्रोथ जो है वो माइक्रोब्स की हमारे बॉडी में नहीं होगा। और लो पीएच, जैसे कि पहले भी बताया हुआ है कि जो गैस्ट्रिक एसिडिटी जो आपकी पीएच जो है वो कम रहता है, बहुत सारे जैसे हमने डाइजेस्टिव ट्रैक में देखा, ठीक है ना। तो गैस्ट्रिक जूसेस उनके लो पीएच होता है तो वो क्या है, एक किस्म का एक प्रोटेक्शन वहाँ से भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो म्यूकोज़ा, ठीक है ना, जो म्यूकोज़ा सिक्रीट होती है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है, जैसे सैलिवा है, ठीक है। सैलिवा में भी क्या प्रेजेंट होता है, ये भी क्या है, एक फिजियोलॉजिकल ये भी क्या है, दीज आर वर्ड फिजियोलॉजिकल बैरियर। सैलिवा में क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स जो प्रेजेंट होता है वो
बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। टीएस में क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम, वो भी बैक्टीरिया सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है ना, मेनली पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को। गैस्ट्रिक जूसेस, थर्डली गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस जो जिसमें HCl होता है, ठीक है ना, गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टोमक में जो प्रोड्यूस होती है उसमें जो HCl होता है वो माइक्रोब्स को किल कर देती है ड्यू टू इट्स लो pH। तो ट्रिप्सिन जिस तरह प्रोड्यूस होती है वो भी बैक्टीरियल प्रोटीन को क्या कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है, ठीक है। बाइल साल जो प्रोड्यूस होती है वो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के साथ में इंटरफेयर करके उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। फैटी एसिड्स वो क्या करती है, बैक्टीरियल प्रोटीन्स को डीनेचुरलाइज कर देता है। सो जिस तरह उसी तरह क्या है, स्पर्माइन जो प्रेजेंट होता है सीमेन में, वो भी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, ठीक है। सो दीज आर व्हाट द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है, जो इन्नेट इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करता है ना। उसके बाद इन्नेट इम्यूनिटी में आ गया, उसके बाद क्या आ जाता है, स्किन म्यूकोसा आने के बाद जो हमारे सेल्स आते हैं, ठीक है ना, फेगोसाइट्स, उसमें हमारे मेनली फेगोसाइट्स में द न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है, दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। ये क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस शो करते हैं, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले इनगल्फमेंट ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है ना, जो माइक्रोब्स एंटर करता है उसको ये क्या कर देता है, इनगल्फ कर देता है, ठीक है ना। एंड फिर उसके बाद इनगल्फ करते हैं कहाँ पे, जब इसको इनगल्फ करने के बाद फिर उसके बाद ये लाइसोसोम और फैगोसोम, ठीक है ना, लाइसोसोम विद इन द न्यूट्रोफिलिया मैक्रोफेज में क्या होगा, जो लाइसोसोम के अंदर जो प्रेजेंट होगा क्या, ये एंटीजन ये फेगोसोम के साथ में कंबाइन होगा और ये क्या बनाएगा, फेगोलाइसोसोम, ठीक है ना, जिसमें इन माइक्रोब्स की क्या होगी, किलिंग होगी, यानी डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम सेल्स की बात करें, सेल कंपोनेंट्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी में, तो मेनली NK सेल्स जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, NK सेल्स ये क्या करते हैं, जो वायरल इन्फेक्टेड या ट्यूमर सेल्स को क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। मास सेल्स जो प्रेजेंट है कहाँ पे, मेनली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में या म्यूकोजा में जो मास सेल जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, उनकी सरफेस पे जो IgE प्रेजेंट होता है, इम्यूनोग्लोबिन E प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, और मेनली ये एक्टिवेट होता है माइक्रोबियल प्रोडक्ट से, ठीक है ना। तो दीज आर द सेल्स जो क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। ये कैसे इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ये रिलीज़ करती है, हिस्टामाइन रिलीज़ करती है, ठीक है ना। इसमें इसके इस सेल में क्या होंगे, जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो रिच होंगे, जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे, हिस्टामाइन, प्रोस्टोग्लैंडिन या साइटोकाइन्स, ठीक है। तो उनके रिलीज़ होने से क्या होगा, एक तो इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे और प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो है वो उसमें से रिलीज़ होने के बाद इन बैक्टीरिया को क्या कर देंगे, किल कर देंगे, ठीक है। डेंड्राइटिक सेल्स, दीज आर व्हाट, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। तो ये डेंड्राइटिक सेल्स जो है ये भी क्या कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ठीक है, और उस तरीके से भी ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक। सो फिर उसके बाद कंप्लीमेंट पाथवेज, दीज आर द पाथवेज जो एक्टिवेट हो जाते हैं मेनली, अगर उसमें आप बात करें तो एक होता है अल्टरनेट कंप्लीमेंट पाथवे जो एक्टिवेट होता है कब, जब कोई बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन एंटर कर जाती है बॉडी में, और सेकेंडली इज़ द मानोस बाइंडिंग पाथवे, ठीक है ना, ये भी स्टिमुलेट हो जाता है कब, बाय मानोस कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यूज ऑन द बैक्टीरिया, जो किसी बैक्टीरिया के सरफेस पे मानोस कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है तो उस टाइम पे कौन सा मानोस बाइंडिंग पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये आपने पढ़ना है 3rd यूनिट में। दीज आर द सिंपली दीज आर द, इतना याद रखना है, दीज आर द पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है, जिसमें ये कंप्लीमेंट पाथवेज क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना। मेनली क्या फंक्शन है इनका, ये जो कोई माइक्रोब एंटर किया, ये पाथवेज एक्टिवेट होने के बाद उन माइक्रोब्स को ये क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है ना, उनको डैमेज या किल कर देंगे, ठीक है। या और सेकेंडली दे विल कॉज इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना, इन्फ्लेमेशन करेंगे जहाँ पे ये एंटर किया हुआ है, ठीक। सो
और फाइनली ये स्टिमुलेट करेंगे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ये एक्टिवेट करेंगे, ठीक है ना। सो these are the complement pathways that are involved in innate immunity. Now inflammation response जो होता है आपकी बॉडी में, जो इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है ना, जब भी जैसे कोई आप इस इमेज में देखें, जब भी कोई बैक्टीरिया एंटर करेगा, ठीक है, जब भी यहाँ से कोई बैक्टीरिया एंटर किया, ठीक, तो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ठीक है, आपकी बॉडी में। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक मैकेनिज़्म है, डिफेंसिव मैकेनिज़्म है, ठीक है ना, जिसमें आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। किस तरीके से, जब भी सबसे पहले कोई बैक्टीरिया एंटर किया आपके बॉडी में, या अगर हम स्किन की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया जब एंटर करता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, वहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस वेसोडाइलेशन होगा, ठीक, जो आपकी वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे, ठीक है ना, टिश्यू डैमेज होने पर तो वेसल्स डायलेट हो जाएंगे, ठीक है। डायलेट होने के बाद तो सारे जो ब्लड फ्लो होता है वो मैक्सिमम जो होता है, वहाँ पे डायलेशन होगा तो ब्लड फ्लो जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ब्लड फ्लो मैक्सिमम होने के बाद तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ये ब्लड जो है, ये फ्लूइड जो है वो लीक आउट हो जाता है यहाँ से देखें, ठीक है, यहाँ से ये लीक आउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लीक आउट हो जाता है, कहाँ पे, टिश्यूज़ में चले जाते हैं, ठीक। तो क्योंकि वहाँ पे क्या, किसकी ज़रूरत होता है, फेगोसाइट्स की, ठीक है ना। और फेगोसाइट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फेगोसाइट्स वहाँ पे जो पहुँचेगा दैट इज़ न्यूट्रोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल जो है वो वहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक। तो जैसे वैसा होने के बाद क्या हुआ, मैक्सिमम ब्लड फ्लो वहाँ पे हुआ। जब ब्लड फ्लो मैक्सिमम साइट ऑफ बैक्टीरिया पे हुआ तो उस टाइम पे वहाँ पे क्या होगा, जो सारे सेल्स है ब्लड के, ठीक है ना, जो न्यूट्रोफिल्स है, बी सेल्स है, टी से, वो सारे यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक। क्योंकि और सबसे पहला सेल जो पहुँचेगा दैट इज़ न्यूट्रोफिल, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से ये पेनेट्रेट करके निकल जा रहे हैं, ठीक है ना, कहाँ पे, जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो फेगोसाइट्स वहाँ पे पहुँच जाने के बाद क्या करेंगे, ये अपना जो प्रोसेस है दैट इज़ फेगोसाइटोसिस वो शो करेंगे, ठीक है। यानी जो माइक्रोब्स वहाँ पे प्रेजेंट है, बैक्टीरिया वहाँ पे, उनको एनगल्फ करेंगे, ठीक है ना। और फाइनली क्या कर देंगे, इन माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। सो जो इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में जब भी होता है तो दैट इज़, आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए, दैट इज़ ए सॉर्ट ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म अगेंस्ट एनी फॉरेन पार्टिकल दैट एंटर्स विद इन द बॉडी, ठीक। उसके बाद एक चीज़ और है, नॉर्मल रेजिडेंट फ्लोरा, ठीक है ना। दीज आर व्हाट, जब भी आप ये नाम सुनो रेजिडेंट फ्लोरा मीन्स व्हाट, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ प्रेजेंट विद इन द बॉडी, ठीक है ना। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, दोज आर नोन एज द नॉर्मल रेजिडेंट फ्लोरा, ठीक है ना, फ्लोरा भी कहेंगे, ठीक। तो ये क्या करते हैं वहाँ बैठ के, दे कम्पीट, जब भी कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारी न्यूट्रिशन पे फीड करेंगे, ठीक है ना, हमारे बॉडी में ये अपना जगह बना लेंगे, स्पेस बना लेंगे। तो जो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, जो हार्म नहीं करता हमारे बॉडी में, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो फ्लोरा हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तो ये उन पैथोजन के साथ में क्या करेंगे, compete करेंगे फॉर न्यूट्रिशन, खाने के लिए या स्पेस के लिए। तो इट विल compete विद दोज पैथोजेंस, और एक किस्म का क्या करेंगे उनको, दे विल मेक देम अनस्टेबल टू टू बॉडी में क्या करने के लिए, बॉडी में जो उनको अगर कोई जैसे होस्ट होगा किसी माइक्रोब का, तो ये उनके साथ में compete करके उनको जितना हो सके अनस्टेबल बनाएंगे वो जगह उनके लिए, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, जो नॉर्मल रेजिडेंट फ्लोरा हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, दैट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द इननेट इम्यूनिटी, ठीक। नाउ द साइटोकाइंस, अब साइटोकाइंस दिस आर द इम्यून मीडिएटर्स, ठीक है ना। जब भी कोई माइक्रोबियल एंटीजन एंटर करता है, ठीक है ना, जो हमारे डेंड्राइटिक सेल्स हैं या मैक्रोफेज से कोई भी सेल हो, ठीक, ये क्या करते हैं, सेलुलर रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। तो सेलुलर रिएक्शन जो है जब देते हैं तो उस टाइम पे ये क्या करते हैं, इन साइटोकाइंस को रिलीज़ करते हैं। तो ये साइटोकाइंस क्या है, इन सेलुलर रिएक्शन जो है इन हमारे बॉडी में उनको मीडिएट करते हैं, ठीक है। सो इन साइटोकाइंस की अगर हम बात करें तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, इंटरल्यूकिन 1, 6, इंटरल्यूकिन 8, 10, दीज आर व्हाट द साइटोकाइंस, या इंटरफेरोन गामा, दीज आर
द साइटोकाइंस जो सेलुलर रिएक्शन को मीडिएट करता है विद इन द बॉडी, और एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो उनको प्रोवाइड करता है, उनको मीडिएट करके एक इम्यून रिस्पॉन्स, एक इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करने में ये साइटोकाइंस हेल्प करते हैं, ठीक है ना। बिसाइड दिस एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स APR, ठीक है, दीज आर द, ये क्या है, प्रोटीन्स है जो हमारे लिवर्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, दीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, जिसमें क्या होता है उनकी APRs की क्या होगा, सिंथेसिस होने पे क्या होगा, ये एक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। जिस वजह से क्या होगा, तो ये APRs जो है एक एंटी माइक्रोबियल या एंटी इन्फ्लेमेशन एक्टिविटी को हमारे बॉडी में क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। एंटी माइक्रोबियल एक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, या इन्फ्लेमेशन जब होती है तो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी जो एक्टिविटी है ये APRs, एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो उसमें आता है हमारे कम्प्लीमेंट फैक्टर्स, ठीक है ना। सो जो ये APR से एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स, जिसकी एग्जांपल है कम्प्लीमेंट फैक्टर्स, ठीक है ना, कम्प्लीमेंट फैक्टर्स। तो ये कम्प्लीमेंट फैक्टर्स, ये भी क्या होता है, एक पॉजिटिव APRs होता है और एक नेगेटिव APRs होता है। तो पॉजिटिव APRs, तो इनकी क्या काम है, ये इन्फ्लेमेशन को क्या करते हैं, जब इनकी लेवल इंक्रीज होता है इन्फ्लेमेशन को ये कम कर देता है, हमारे बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन हो उनको कम करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। और जो नेगेटिव APRs है वो क्या करता है, जब इनकी लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, नेगेटिव से याद रखो, जब इनकी लेवल कम हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन को ये कम कर देता है, ठीक है। जब इन्फ्लेमेशन इनकी लेवल जो कम होता है तो एक नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करती है किसको, लीवर को, कि पॉजिटिव APRs प्रोड्यूस हो, ठीक है ना। ताकि पॉजिटिव APR प्रोड्यूस होने पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगी। अब जो नेगेटिव APRs की हम एग्जांपल की बात करें, एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन, antithrombin, these are the examples of what, these are the examples of negative APRs, ठीक है ना, which are the part of what, these are the part of innate immunity response, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, बाकी जो एक्वायर्ड में है वो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, बट उसमें थोड़ा सा आपको ग्राफिकल में समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो दिस इज़ सफिशेंट फॉर टुडे। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, आप ग्रुप में पूछ लेना। ओके, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।